नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आगामी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आज हम देखेंगे पर्यावरण के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेंच व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है पेंच व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है पेंच व पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है पेंच व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंच व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए को हाल ही में बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान में हम देखें तो भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व की मंजूरी जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। पहला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश का है और अभी वर्तमान में जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो क्या है, धौलपुर करौली राजस्थान, जो कि अभी वर्तमान में ही 54वां टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में न्यूज में था कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो भी 54वां टाइगर रिजर्व प्रस्तावित था, लेकिन अभी जो है राजस्थान जो है वो 54वां टाइगर रिजर्व बना है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, इसी दौर पे यहाँ पे इसको मंजूरी दी गई है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब से अस्तित्व में आया? 1973 से। तो 1973 से अभी देखें 2023 तक तो कितना साल हो रहा है? 50 साल हो रहा है। तो इसका 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस पुरस्कार को TX2 कहा जाता है, टाइगर को दोगुना करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? TX2 भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण के संदर्भ में गलत कथन है। पहला, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। ऑप्शन डी है, पोषण श्रृंखला में जो शीर्ष पर होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो हमने ऊर्जा स्थान पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा स्थानांतरण के संदर्भ में पढ़ा है लिंडेमान का नियम, जिसे ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक होता है, देन उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऐसा चलता जाता है। तो अगर यहाँ पे ऊर्जा जो है 100 है तो यहाँ पे स्थानांतरण होके कितना जाएगा? 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 ही जाएगा। वैसे ही आगे जाएं तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1। वैसे ही 1 का 10% बोले तो कितना हो जाएगा? 0.1। तो ऐसे एक दिशा में ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में होता है, मतलब नीचे से ऊपर ही होगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा ऊपर से नीचे हो। उत्पादक से उपभोक्ता की ओर ऊपर क्या होते जाता है? कम होता जाता है। पोषण स्तर में स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। तो ऊर्जा की कुछ ऊर्जा अवशोषित करते हैं और कुछ ऊर्जा फिर आगे ले जाते हैं, तो इससे ऊर्जा की हानि भी होती है। नेक्स्ट, पोषण श्रृंखला में जो शीर्ष पर होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो ये पोषण श्रृंखला है, अगर हम शीर्ष में देखें तो शीर्ष में ऊर्जा क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, जबकि नीचे क्या है? अधिक है। 100 था, 10 था, फिर 1 हो गया, फिर 0.1 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शीर्ष पर उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो शीर्ष पर ऊर्जा अधिक है क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्वेश्चन में क्या बोले? गलत कथन पहचानिए। तो क्या हो जाएगा हमारा गलत कथन? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाथी परियोजना के संदर्भ में सही कथन है। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। दूसरा कथन है, भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है।
तीसरा कथन है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत में 15 हाथी रेंज वाले राज्यों में 150 हाथी गलियारों को मान्य किया गया है। तो ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। और अभी हम सर्वाधिक हाथी वाला राज्य देखें, सर्वाधिक हाथी राज्य देखें तो कौन सा आता है? कर्नाटक। कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही कथन 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन क्या है? सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस क्षेत्र में 115 मिलियन वर्ष पुराने अर्ली क्रेटेशियस सार्क जीवाश्मों की खोज की है? तो सार्क जीवाश्मों की खोज कहाँ हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत COP28 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS भी बोला जाता है शॉर्ट में इसको, कंसोर्टियम में शामिल हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत 2030-31 तक कितने मेगावाट को विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी है 4000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी है 5000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी है 6000 मेगावाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 मेगावाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवाती तूफान मथिली किस तट से टकराया था? ऑप्शन नंबर ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर बी है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश का तट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश तट। आगे देखते हैं। मथिली यह एक माइनर साइक्लोन था जो कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में दबाव बनाकर तूफान के रूप में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? मालदीव के द्वारा किया गया है। और भी हम साइक्लोन देखते हैं जिसका नाम निम्न देशों ने रखा हुआ है, नामकरण किया हुआ है। तो देखते हैं, पहला है तेज साइक्लोन जो है उसका नाम किसने दिया था? भारत ने दिया था। वैसे ही देखते हैं बिपरजॉय, बिपरजॉय किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। तो बिपरजॉय जो है एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा, बिपरजॉय का मीनिंग है। दूसरा साइक्लोन था मिचोंग जिसका नाम दिया था म्यांमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश के साथ ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? तो भारत ने अभी ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की संयुक्त रूप से मेजबानी किसके साथ की है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल जो है अभी COP28 जो UAE में चल रहा है, UAE दुबई में चल रहा है, उससे ही रिलेटेड है। चलते हैं आगे इसके फैक्ट की ओर। तो इसमें क्या है, ग्रीन क्रेडिट जो है वो क्या है, यह पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन इकाई को संदर्भित करती है, जो ग्रीन क्रेडिट है। यह किसका हिस्सा है? लाइफ अभियान का हिस्सा है। इसके अंतर्गत 8 प्रमुख गतिविधियां शामिल है जिसमें से निम्न है वृक्षारोपण हो गया, सतत कृषि, वायु प्रदूषण में कमी करना, जल प्रबंधन करना, अपशिष्ट प्रबंधन करना, मैंग्रोव संरक्षण जैसे और भी गतिविधियां इसमें शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉपरनिकस सेंटिनेल-2 मिशन से संबंधित कथन है। ऑप्शन है ए, यह पृथ्वी की सतह की ऑप्टिकल छवियां प्रदान करती है। किसके सतह की? पृथ्वी की सतह की। या फिर यह ग्रहों के सतह की ऑप्टिकल छवियां प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? उपग्रहों के सतह की ऑप्टिकल छवियां प्रदान करती है।
या फिर ऑप्शन नंबर डी है, यह सूर्य के सतह की ऑप्टिकल छवियां प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पृथ्वी की सतह की ऑप्टिकल छवियां जो है वो प्रदान करती है। चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। इसने हाल ही में जो कॉपरनिकस सेंटिनेंटल-2 मिशन के तहत इसने हाल ही में पूर्वी जावा इंडोनेशिया में, पूर्वी जावा कहाँ है, इंडोनेशिया में कावा इजन क्रेटर झील का भयावह दृश्य की छवियां प्रदान की है। तो यह पृथ्वी की सतह पर है, कावा इजन क्रेटर झील जिसका भयावह दृश्य छवियां प्रदान की है, और इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा अम्ल की कड़ाही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण और उसका पुनः उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल द्वारा दृश्य प्रकाश का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। अब चलते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे वायुमंडल में गर्मी को रोककर पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? बढ़ाता है। इससे पृथ्वी का तापमान उससे क्या रहता है? अधिक बना रहता है। मतलब इससे जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो नीचे नहीं गिरेगा, इससे तापमान जो है वो औसत में बना रहता है। सूर्य का तापन की एकमात्र स्रोत है, यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। सूर्य से विकिरण आ रही है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य से विकिरणें आ रही है, जो कुछ यहाँ पे क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, और कुछ अंतरिक्ष में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। तो यहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस इस गर्मी को अवशोषित करती है, और फिर इसको देखो कुछ विकिरण जो सूर्य से आई और वो कुछ जो है अवशोषित हुई और कुछ क्या हो गई? अंतरिक्ष में वापस चली गई। लेकिन कुछ गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो वापस वो अवशोषित करती है और फिर उसको वापस भेजती है, ताकि पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान जो है वो बना रहता है। तो हम देखिए ग्रीन हाउस गैसों में योगदान क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसें में कौन कौन सी गैसें आती है? एक है CO2, तो CO2 कितना परसेंट है? 60% है। मीथेन अगर देखें, मीथेन तो ये कितना परसेंट है? 20% है। CFC देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये कितना परसेंट है? 40% है। उसके बाद देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये कितना है? 6% है। लास्ट ईयर व्यापम PSC में क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ग्रीन हाउस गैसों का कंट्रीब्यूशन, तो ये याद रखना। CO2 जो होता है वो 60% है, मीथेन जो है वो 20, CFC 40% है, और N2O जो है वो 6% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय निम्न कथन है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस में निम्न कथन है। पहला कथन है, यह प्रतिवर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। और 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 3 नवंबर को, उसका विषय था रीज टू रीफ। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2 जो है वो क्या है? करेक्ट है। चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यूनेस्को द्वारा यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1971 में शुरू किया गया था। और भारत में कुल वर्तमान में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इसमें देखिए तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कौन से ईयर में बना था? 1986 में। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी।
और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो देखे डिब्रू सैखोवा, जो कि कहाँ है, असम में है। तो हम एक बार 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो हम सबसे पहले आए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा हो गया, कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद आए उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा है, नंदा देवी है। उत्तराखंड के बाद इधर आए तो यहाँ पे क्या है, सिक्किम, सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा। सिक्किम के बाद इधर आगे बढ़े तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग दिबांग। उसके बाद आते हैं हम असम में, तो असम में कौन कौन सा है, असम में हो जाएगा मानस, और एक देखा था हमने सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, डिब्रू सैखोवा, तो कौन सा है, डिब्रू सैखोवा है। उसके बाद आए हम नीचे तो यहाँ पे देखें वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन है। उसके बाद आते हैं हम ओडिशा में, तो ओडिशा में कौन सा हो गया, सिमलीपाल हो गया, उड़ीसा। उसके बाद है ओडिशा के बाजू में क्या लगा हुआ है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है, अचानकमार, अमरकंटक। मध्य प्रदेश में आए तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा है, पंचमढ़ी है, और कौन सा है, पन्ना है। अब आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा हो गया, कच्छ हो गया, जो कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया में। उसके बाद आते हैं हम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है, शेषाचलम है। उसके बाद यहाँ देखिए तो एक कर्नाटका में है और एक कहाँ है, तमिलनाडु और क्या है, केरला में है। तो कर्नाटका में कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी है, और तमिलनाडु एंड केरला से जो लगा हुआ है वो क्या है, अगस्त मलाई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंबन ब्रिज, मन्नार की खाड़ी जो है वहाँ पे कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। और एक हो गया हमारा 18वां अंडमान निकोबार, आइसलैंड में है, क्या नाम है उसका, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, महादेई वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्न कथन है। यह गोवा के उत्तरी भाग में वॉलपोई शहर के पास स्थित है, कहाँ है, गोवा में है। यहाँ दूसरा कथन है, यहाँ वज्रा सकला विरदी नामक झरना है। कथन 3 है, यहाँ पर्णपाती वन और सदाबहार प्रजातियां देखने को मिलती है। और चौथा कथन है, यहाँ से महादेई नदी जो है वो क्या है, गुजरती है। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से महादेई नदी गुजरती है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी कथन क्या है, सही है। चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। महादेई वन्यजीव अभयारण्य इसे हाल ही में अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश जारी किया गया है, इसलिए अभी यह न्यूज में है। गोवा की जीवन रेखा महादेई नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती हुई गोवा जाके फिर अरब सागर में ये गिरती है। और गोवा में इस नदी को क्या कहा जाता है, मंडोवी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, COP28 से संबंधित कथन है। कथन 1 है, इसका आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ। दूसरा कथन है, भारत की कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी महज 4% है, जबकि विश्व की 17% आबादी यहाँ है। तो इसमें देखें तो विश्व में जो भारत की आबादी है वो कितनी है, 17% है, जबकि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो कितना है, 4% है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आबादी जो है ज्यादा होकर कार्बन उत्सर्जन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 4%। कथन 3 है, भारत ने COP33 समिट को मेजबानी कराने का प्रस्ताव रखा है। तो भारत जो है COP33 को कराने का प्रस्ताव रखा है। तो ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो यहाँ कथन 3 में बोल रहे हैं कि COP33 समिट को मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। अभी जो हुआ वो कौन सा था, COP28 था।
तो ये COP 28 कहाँ पे हुआ? UAE में। COP 33 जो है इंडिया कराएगा, तो हम देख लेते हैं तो वो कौन से ईयर में होगा। तो ये COP 28 हो गया, वैसे ही 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा और क्या होगा? 33 होगा। तो 28 जो है वो कब हुआ? 2023 में हुआ है, तो 29 वाला 2024 में होगा। 30 वाला कब होगा? 2025 में होगा। 31 वाला 2026 में होगा और 32 वाला होगा 2027 में और 33 वाला होगा 2028 में। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि COP 33 जो है वो इंडिया होस्ट करेगा और कब करेगा? तो 2028 में। चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑलिव रिडले कछुए से संबंधित कथन है। पहला, यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा तट पर पाया जाता है। दूसरा कथन है, यह 1 नवंबर से 31 मई तक इस तट पर 20 किलोमीटर के भीतर मछली पकड़ने की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कहाँ 3 से 5 नवंबर 2023 को साइलेंट कंजर्वेशन फॉर्म मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के वन्य प्राधिकारियों ने भालेशा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार पेड़ खोजने का दावा किया है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो ये भालेसा क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। वे प्रदूषक जो प्रकृति में विघटित और प्रबंधनीय होते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नवीकरणीय प्रदूषक, ऑप्शन नंबर बी है गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकृति में विघटित हो जाते हैं और क्या है? प्रबंधनीय है, जिसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। देखते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक क्या होता है। वे प्रदूषक जो समय के साथ प्रकृति में सरल और हानि रहित पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको आसानी से अपघटित किया जा सकता है, बोल सकते हैं, वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। उदाहरण के लिए देखें तो घरेलू अपशिष्ट कचरा, मलमूत्र, सीवेज, कृषि अवशेष हो गए, सब्जियों के जो छिलके हैं, फलों के छिलके हैं उसके वो हो गए। तो ये सब क्या हो जाएंगे? बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, जो कि आसानी से अपघटित किए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक क्या होता है? वे प्रदूषक जिन्हें समय के साथ प्रकृति में हानि रहित पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि क्या क्या है? DDT हो जाएगा, DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, कीटनाशक, पारा हो गया, सीसा हो गया, ये जो है वो अपघटित नहीं होते। तो ये किस में आ जाएगा? गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। वेस्टर्न ट्रैगोपैन पक्षी के संदर्भ में निम्न तथ्य हैं। वेस्टर्न ट्रैगोपैन पक्षी, यह कथन एक है, यह एक दुर्लभ पक्षी है जो विलुप्ति के कगार पर था। दूसरा है, यह हिमालय प्रदेश का राज्य पक्षी नामित किया गया है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो है नामित किया गया है। इसकी बड़ी आबादी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे यह जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी नामित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। वेस्टर्न ट्रैगोपैन पक्षी को क्या किया गया है? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी नामित किया गया है।
और इसकी बड़ी आबादी जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यहाँ ये जो है ऊपरी हिस्से में इसके पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन यहाँ पे क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बिपरजॉय चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथन है। पहला है, यह दक्षिण पूर्वी अरब सागर के तट पर आया था। और दूसरा है, इस चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है, क्या, बिपरजॉय जो है। और बिपरजॉय का मीनिंग क्या होता है बताइए बंगाली में, मतलब हिंदी में क्या होता है इसका मीनिंग, आपदा, जिसे बंगाली में क्या कहा जाता है, बिपरजॉय, जिसका नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 सुमेलित कीजिए। पहला कथन है, विश्व जल दिवस, विश्व ओजोन दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस और विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो कब सेलिब्रेट करते हैं, 16 सितंबर, 16 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अभी हमने देखा था पिछले साइड में बायोस्फीयर रिजर्व जहां पे देख रहे थे वो कितना था, 3 नवंबर में था, जिसका हमने विषय देखा था रीज टू रीफ करके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस क्या आ जाएगा, 3 मार्च। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, विश्व जल दिवस 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में भी है, ए बी डी तीनों हो सकता है। दूसरा देखिए विश्व ओजोन दिवस, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ए और सेकंड और ये 4 होना चाहिए। तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, ऑप्शन नंबर डी भी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये कब है, 3 नवंबर को। तो 3 नवंबर कहाँ पे आ रहा है, 1 में, तो सी का क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा सटीक उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व जल दिवस जो है वो क्या हो जाएगा, 22 मार्च। विश्व ओजोन दिवस हो जाएगा 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस जो है वो 3 नवंबर। विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जहां फर्नारियम स्थापित किया गया है वहां किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलते हैं इसके फैक्ट की ओर। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ दक्षिण पश्चिमी घाट की कन्नन देवन पहाड़ियों में क्या है, स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी, जो कितनी है 2695 मीटर, यहाँ स्थित है इसी राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखिए ये फर्नारियम की बात किया है जिसको स्थापित किया गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, फर्नारियम जो है फर्न एपिफिटिक परिवार से आते हैं और ये बिना मिट्टी वाले वातावरण में प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, उगते हैं। तो अगर मिट्टी रही है तो इसको पोषक तत्व कहाँ से मिलता होगा, तो इसको पोषक तत्व मिलता है ये अन्य पेड़ पौधों से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित कर उन्हें अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।